मेवाड़ का इतिहास यह हमारे आज के वीडियो का विषय है। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेवाड़ साम्राज्य भारत का एक ऐसा साम्राज्य जिसका नाम सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इस साम्राज्य की स्थापना असल में बप्पा रावल ने की थी, लेकिन बप्पा रावल से भी पहले इस साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। इस साम्राज्य के शासक पहले वल्लभी पर शासन किया करते थे। बाद में वल्लभी के पतन के बाद यहाँ के शासक ईडर और नागदा पर अपना शासन करने लगे। साल 566 ईस्वी में इस साम्राज्य के महान वंश गुहिल वंश की स्थापना महाराजा गुहादित्य ने की। उनके पिता महाराजा शिलादित्य वल्लभी के अंतिम महाराजा थे, जिन्हें की अरबों ने धोखे से हरा दिया था। बाद में महाराजा गुहादित्य का जन्म एक गुफा में हुआ। उनको जन्म देने के कुछ ही समय बाद उनकी माता पुष्पवती ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अपने प्राण त्यागने से पहले उन्होंने महाराजा गुहादित्य की सारी जिम्मेदारी अपनी एक विश्वसनीय दासी, जिसका नाम था कमलावती, उस पर बालक शिलादित्य की सारी जिम्मेदारी सौंप दी। बाद में राजा मांडलिक ने इस बालक को शरण दी और आगे चलकर यही बालक ईडर और नागदा का राजा बना, जिसने अपने शासनकाल के दौरान अरबों को कई बार युद्ध में हराया और एक महान शासक बन गया। इन्हें मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मेवाड़ के सबसे महान वंश गुहिल वंश की स्थापना की थी। महाराजा गुहादित्य के बाद उनका साम्राज्य अंदरूनी रूप से धीरे धीरे करके कमजोर पड़ने लगा। इस साम्राज्य के दुश्मन बाहरी लोग नहीं, बल्कि इस साम्राज्य के अंदर के लोग ही इस साम्राज्य के दुश्मन थे। इस साम्राज्य के अंतिम राजा महाराजा नागादित्य को इस साम्राज्य के अंदर के ही कुछ विश्वासघातियों ने, मतलब गद्दारों ने, धोखे से मार दिया। महाराजा नागादित्य की मृत्यु के बाद उनका मात्र 3 वर्ष का छोटा पुत्र कालभोज और महाराजा नागादित्य की पत्नी, जिनका नाम था कमलावती, वह दोनों जंगलों में इधर उधर भटकने लगे। तब उन्हें एक ब्राह्मण भील परिवार ने शरण दी। ब्राह्मण भील परिवार को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि कालभोज और उनकी माता रानी कमलावती कोई रानी है और कालभोज कोई राजकुमार है। इसके बारे में उस परिवार को बिल्कुल भी पता नहीं था। उस परिवार ने इनकी देखभाल, इनका पालन पोषण एक सामान्य परिवार की तरह ही किया। बप्पा रावल मतलब कालभोज एक बार अपनी गायों को लेकर जंगलों में गए। तब उन्होंने एक ऋषि को देखा जो कि ध्यानस्थ बैठे थे। तब बप्पा रावल उनके पास जाकर बैठ गए। तब थोड़ी देर बाद उस ऋषि की आंखें खुली और उस ऋषि ने बप्पा रावल को देखकर कहा, तुम भारत के सबसे महान और ताकतवर योद्धा बनोगे। तुम्हारी ताकत इतनी होगी कि बड़े से बड़े राजा, महाराजा और सेनाएं तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी। तो बप्पा रावल ने कहा, मेरे पिताजी राजा थे, यह बात तो मुझे पता है, लेकिन फिलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं है कि जिसके दम पर मैं भी राजा बन सकूं। तब हरित ऋषि, मतलब जो ऋषि थे ध्यानस्थ बैठे हुए, उनका नाम था हरित ऋषि। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम जाकर राजा मानमोरी, जो कि मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, तुम जाकर उनकी सेना में भर्ती हो जाओ, फिर देखो आगे आगे क्या होता है। बप्पा रावल राजा मानमोरी की सेना में जाकर भर्ती होते हैं और उनकी योग्यता के कारण राजा मानमोरी उन्हें बहुत ही कम समय में सेना का सेनापति बना देते हैं। और जैसे ही उन्हें सेना का सेनापति बनाया जाता है, वैसे ही उन्होंने एक ही युद्ध में अरबों की विशालकाय सेना को अपने मात्र कुछ ही हजार सैनिकों के साथ चंद चुटकियों में हरा दिया। और इस तरह अरबों की हार बप्पा रावल की एक छोटी सी सेना के साथ हो गई। समय बीता और कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से बप्पा रावल और राजा मानमोरी के बीच अ, मतभेद हुए, जिसकी वजह से बप्पा रावल राजा मानमोरी की सेना छोड़कर चले गए। अब कुछ इतिहासकारों का यह कहना है कि बप्पा रावल और राजा मानमोरी के बीच जो मतभेद थे, वह इस कारण से हुए थे कि
राजा मानमोरी अरबों की सेना मतलब अरबों के अधीन जाना चाहते थे, लेकिन बप्पा रावल अरबों के अधीन जाने के सख्त खिलाफ थे, जिसकी वजह से बप्पा रावल ने राजा मानमोरी की सेना छोड़ दी। तो कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि बप्पा रावल को ईडर और नागदा जीतना था, इसकी वजह से उन्होंने उसकी सेना को छोड़ दिया। अब अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। बप्पा रावल ने सेना छोड़ने के बाद बप्पा रावल ने स्थानीय भील और राजपूतों को एकत्रित किया और नागदा और ईडर को कुछ ही समय में जीत लिया। इसके बाद उन्होंने हरित ऋषि के आशीर्वाद से राजा मानमोरी को हराकर चित्तौड़गढ़ का किला भी जीत लिया और उसका पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया। साल 734 ईस्वी में राजा मानमोरी को हराने के बाद काल भोज का चित्तौड़गढ़ किले पर राज्याभिषेक हुआ और काल भोज को रावल यह उपाधि मिली और उन्हें इतिहास में बप्पा रावल के नाम से जाना जाने लगा। इस तरह काल भोज बने इतिहास के सबसे महान और ताकतवर योद्धा बप्पा रावल। बप्पा रावल ने राजा बनते ही अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले समस्त राजस्थान को जीत लिया और उसके बाद उन्होंने पंजाब पर आक्रमण करके पंजाब से अरबों को खदेड़ दिया और पंजाब पर भगवा परचम लहरा के पंजाब को भी अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके सिंध, अफगानिस्तान, गुजरात, मालवा, ईरान, इराक, खुरासान जैसे बड़े बड़े इलाकों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार एक विशालकाय भूभाग तक फैलाया। उन्होंने सभी भारतीय राजाओं को एकता का महत्व समझाया और उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी भारतीय राजाओं को एकजुट किया और उन्हें कहा कि अगर हम आज एकत्रित नहीं होंगे तो हम फिर बाद में कभी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि आज अरब आए हैं, शायद कल को कोई और आए। हमने आज अरबों को तो खदेड़ दिया, लेकिन अगर हमें ऐसे ही बाहरी आक्रमणकारियों को खदेड़ना है तो फिर हमें एकजुट रहना होगा। और सभी भारतीय राजाओं को बप्पा रावल की यह बात पसंद आई और सभी भारतीय राजा एक साथ मिलकर एक मित्र के जैसे रहने लगे और सभी भारतीय राजाओं ने आपसी लड़ाइयों को छोड़ दिया। बप्पा रावल भारतीय इतिहास के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अरबों के घर में घुसकर अरबों को सिर्फ हराया ही नहीं बल्कि उनको घुटनों पे लाकर उनके ऊपर शासन भी किया। बप्पा रावल की मृत्यु के बाद सिर्फ मेवाड़ ही नहीं बल्कि पूरा भारत देश कमज़ोर पड़ गया और भारत के हाथों से मतलब मेवाड़ साम्राज्य के हाथों से धीरे धीरे करके सिंध, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, खुरासान जाने लगे और अरबी आक्रमणकारी धीरे धीरे करके सिंध और अफगानिस्तान तक आ पहुँचे। बप्पा रावल की मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य धीरे धीरे करके कमज़ोर पड़ रहा था। उनके हाथों से अलग अलग इलाके जा रहे थे और भारतीय रियासतें अपनी ही सर्वोच्चता के लिए आपस में ही लड़ रहे थे। जहाँ हर राजा अपने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अपनी अपनी सर्वोच्चता के लिए आपस में लड़ रहा था, तब मेवाड़ की धरती पर जन्म हुआ रावल खुमान द्वितीय का। रावल खुमान द्वितीय ने कश्मीर से लेकर गुजरात तक के लगभग 40 से 50 राजघरानों को मतलब रियासतों को एकत्रित किया और एक विशालकाय महासेना का निर्माण करके दोबारा एक बार सिंध तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अरबों को फिर एक बार सिंध का इलाका छोड़ना पड़ा। लेकिन रावल खुमान द्वितीय की मृत्यु के बाद फिर एक बार सारे भारतीय साम्राज्य आपस में लड़ने लगे अपने अपने साम्राज्य विस्तार और अपनी अपनी सर्वोच्चता के लिए।